हेलो एवरीवन, दिस इज अभिनव एंड वेलकम टू इलेक्ट्रिकल फॉर ऑल। और आज हम लोग डिस्कशन करने जा रहे हैं ट्रांसमिशन लाइन कंपोनेंट्स का लास्ट लेक्चर, जो कि है लेक्चर 4, जहां हम डिस्कशन करेंगे सैग एंड स्पैन के बारे में। क्या क्या ऐसे फैक्टर्स हैं जो कि सैग को डिस्टर्ब करते हैं। उसके बाद कैलकुलेशन में हमको दो तरह की कैलकुलेशन करनी है, एक इक्वल लेवल सपोर्ट की, दूसरी अनइक्वल लेवल सपोर्ट की, है ना। उसके बाद हम लोग डिस्कशन करेंगे कि जो सैग है उस पर विंड और आइस का क्या इफेक्ट पड़ता है, और कुछ न्यूमेरिकल जो कि आपके एग्जाम में आ सकते हैं, है ना। तो सबसे पहले देखते हैं कि सैग और स्पैन एक्चुअल में है क्या। ठीक, देखिए, जो दो टावर्स होते हैं उन दो टावर्स के बीच की डिस्टेंस, है ना, अगर दो टावर हैं तो उनके बीच की डिस्टेंस जो है उसको बोलते हैं क्या, स्पैन। क्या बोलते हैं, स्पैन। ठीक, और इसको डोनेट किया जाता है कैपिटल एल से, सॉरी स्मॉल एल से, है ना। दो टावर के बीच के डिस्टेंस को क्या बोलेंगे, स्पैन। और देखिए, अगर अब जो वर्टिकल डिस्टेंस है टावर की, तो या टावर का जो कंडक्टर है, कंडक्टर क्या होता है, लूज होता है हल्का, ठीक है। तो जो वर्टिकल डिस्टेंस अगर हम कैलकुलेट करते हैं और जो डिप कैलकुलेट करते हैं, जैसे कितनी गहराई है ना, कितनी गहराई है, उस गहराई को जब कैलकुलेट करेंगे तो उसको बोला जाता है सैग, या उसको और अच्छे टर्म में बोल सकते हैं द डिप ऑफ कंडक्टर बिटवीन द टू लेवल्स ऑफ द सपोर्ट। ठीक, कि कंडक्टर में कितना डिप है ना, कंडक्टर में कितना डिप है, वही क्या है, मेरा सैग। ठीक, या बोल सकते हैं और अच्छे से, द वर्टिकल डिस्टेंस बिटवीन द हाईएस्ट पॉइंट ऑफ द इलेक्ट्रिकल पोल और टावर एंड द लोवेस्ट पॉइंट ऑफ द कंडक्टर बिटवीन टू एडजेसेंट लेवल। ठीक, कौन सी डिस्टेंस, वर्टिकल डिस्टेंस। तो ये क्या है, वर्टिकल है, ये क्या है, हॉरिजेंटल है ना। तो वर्टिकल डिस्टेंस मतलब वर्टिकल डिस्टेंस कहाँ, किसके और किसके बीच में, हाईएस्ट पॉइंट ऑफ टावर और लोवेस्ट पॉइंट ऑफ कंडक्टर, है ना। हाईएस्ट पॉइंट ऑफ टावर क्या है, ये है, और लोवेस्ट पॉइंट ऑफ कंडक्टर क्या है, ये है। ये दोनों के बीच के डिस्टेंस को हम क्या बोलेंगे, सैग। क्लियर है, सैग किसको बोलना है और स्पैन किसको बोलना है। ठीक, अब देखिए, और इसके नीचे ये जो लोवेस्ट पॉइंट ऑफ कंडक्टर होता है, उसके नीचे सबसे लो तक, जहां तक हम ग्राउंड पे पहुंचते हैं, उस डिस्टेंस को बोलते हैं क्या, ग्राउंड क्लियरेंस। ठीक, कि आपके सर से या जो ग्राउंड से कंडक्टर मेरा कितनी ऊंचाई पे है, वही क्या है, ग्राउंड का क्लियरेंस है, कि कितना ग्राउंड क्लियरेंस उसको मिला है। अंडरस्टूड। तो ये कुछ बेसिक टर्म्स है जिसको हमको जानना जरूरी है। अब आगे हम देखेंगे कि कौन कौन से ऐसे फैक्टर हैं जो कि सैग को अफेक्ट करते हैं। ठीक है, सैग मतलब क्या, अगर हम सैग ज्यादा रख देते हैं, मान लीजिए दो टावर है और दो टावर के बीच में हमने सैग क्या कर दिया, ज्यादा रख दिया। ठीक, तो ये सेफ नहीं है ना, सेफ नहीं है। क्यों, अगर मान लीजिए यहां से एक आदमी यहां से गुजर रहा है तो उसके सर से ये वायर टच होगा, है ना। उसके बाद से ये इकोनॉमिकल भी नहीं है, क्योंकि बताइए, इस केस में ज्यादा कंडक्टर लगेगा कि इस केस में ज्यादा कंडक्टर लगेगा, ऑब्वियस सी बात है इस केस में ज्यादा कंडक्टर लगेगा, है ना। तो कंडक्टर की लेंथ भी बढ़ जाएगी। ठीक, तो सैग एकदम परफेक्ट रखा जाए, ठीक, जो जिसके लिए ग्राउंड क्लियरेंस भी अच्छा हो, सेफ्टी भी अच्छी हो और कंडक्टर भी कम लगे, तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अब देखते हैं कि कौन कौन से ऐसे फैक्टर हैं जो कि सैग को डिस्टर्ब करते हैं। पहली बात, कंडक्टर का वेट। अगर कंडक्टर का वेट बहुत ज्यादा होगा तो क्या करेगा, वो वेट है क्योंकि कंडक्टर का, तो वेट किधर की तरफ लगता है, नीचे की तरफ, है ना। तो ये इसको और झुकाएगा और सैग मेरा क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। कॉमन सी बात है, सैग ऑफ कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेट। द वेट ऑफ कंडक्टर इज इंक्रीज ड्यू टू आइस कोटिंग। ठीक, अब यहाँ पे आइस कोटिंग की बात कर रहा है। मान लीजिए कि आपका कंडक्टर ऐसी जगह पे है जहां पे बर्फ गिरती है, ठीक है, तो बर्फ मेरे कंडक्टर के ऊपर आके जम जाएगी, है ना। तो कंडक्टर का वेट तो अपना है ही, अब आइस का भी वेट हो जाएगा जो कि नीचे की तरफ लगेगा। तो कंडक्टर का वेट प्लस आइस का वेट जो कि नीचे की तरफ लगेगा। तो वेट ऑफ कंडक्टर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, सैग के, सैग को बढ़ा देता है। नेक्स्ट, स्पैन मतलब क्या था, दो पोल्स के बीच की डिस्टेंस। तो सैग जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है स्क्वायर ऑफ द स्पैन लेंथ। ठीक, क्लियर है, अगर स्पैन अगर आप बढ़ाओगे तो सैग भी
बढ़ेगा, कॉमन सी बात है। टेंशन, अब देखिए कंडक्टर का वेट अगर नीचे की तरफ लगता है तो उसका टेंशन इधर, ठीक। तो द सैग इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। अगर आप टेंशन बढ़ाओगे तो सैग घटेगा, है ना, टेंशन बढ़ाओगे तो सैग घटेगा, ठीक। हायर टेंशन इंक्रीजेस द स्ट्रेस इन द इंसुलेटर एंड सपोर्टिंग स्ट्रक्चर्स, क्लियर है। उसके बाद डिस्कशन करते हैं विंड के बारे में, ठीक। अगर हवा चल रही है ऐसी जगह, आपका जो पोल है या जो आपका जो सपोर्ट है वो ऐसी जगह लगा हुआ है, या आपकी ट्रांसमिशन लाइन ऐसी जगह लगी हुई है जहां पे मेरा क्या है, हवा ज्यादा चलती है, तो वो भी सैग को क्या करती है, इंक्रीज करती है। नेक्स्ट पॉइंट, टेम्परेचर। अब देखिए टेम्परेचर अगर बढ़ेगा तो मेरा कंडक्टर क्या होगा, एक्सपेंड होने की कोशिश करेगा, है ना। जैसे हमने पढ़ा है कि पहले फिजिक्स में पढ़ा है कि ये जब टेम्परेचर बढ़ता है तो रेलवे की लाइंस जो होती हैं वो टेढ़ी मेढ़ी हो जाती है ना। तो उसी तरह क्योंकि ये भी क्या है, कंडक्टर है, और ये भी क्या है, मेटल का बना हुआ, तो मेटल क्या करेगा, एक्सपेंड होने की कोशिश करेगा। तो एक्सपेंड होगा तो क्या होगा, उसकी सैग बढ़ जाएगी। किस टाइम में बढ़ेगी, जब मेरा क्या होगा, टेम्परेचर बढ़ेगा। तो गर्मियों के टाइम में मे बी इसकी सैग क्या हो जाती है, थोड़ी बढ़ जाती है। तो अब देखिए कैलकुलेशन ऑफ सैग कैसे किया जाता है, कैसे हम कैलकुलेट करते हैं सैग को, ठीक। अब देखो दो तरह की कैलकुलेशन इसमें होती है। एक कैलकुलेशन जब मेरे दोनों सपोर्ट एक ही लेवल पे हो, जैसे ये वाला टावर और ये वाला टावर क्या है, एक ही लेवल पे है ना। और दूसरी कैलकुलेशन जब मेरा एक टावर यहां और एक टावर यहां, तो इसकी लेवल कुछ ये है और इसकी लेवल कुछ ये है, ठीक। तो एक कैलकुलेशन हुई कब, जब इक्वल लेवल पे हो, और एक कैलकुलेशन तब जब मेरा टावर अनइक्वल लेवल पे हो, ठीक, मतलब एक लेवल पे ना हो, है ना। तो ये दो तरह की कैलकुलेशन हम करते हैं सैग के केस में। कैसे सैग कैलकुलेट किया जाता है, सैग तो आप समझ रहे हैं क्या है सैग, फिर से देख लीजिए सैग क्या है, वर्टिकल डिस्टेंस है किसके किसके बीच में, ध्यान दीजिए, वर्टिकल डिस्टेंस हाईएस्ट पॉइंट ऑफ टावर एंड द लोएस्ट पॉइंट ऑफ कंडक्टर के बीच की जो डिस्टेंस है उसी को क्या बोलते हैं, सैग। और यही कैलकुलेशन हमको यहाँ पे करनी है। आपको स्पैन दिया रहेगा और सैग कैलकुलेट करना होगा। स्पैन दिया होगा, वेट ऑफ कंडक्टर दिया होगा, टेंशन दिया होगा, वर्किंग स्ट्रेस दिया होगा, ठीक है, बहुत सारी चीजें आपको दी हुई होंगी जिसके जरिए आपको सैग को क्या करना है, कैलकुलेट करना है। तो स्टेप बाय स्टेप अब हम आगे बढ़ेंगे और देखते हैं, ठीक। सबसे पहले इस डायग्राम को देखते हैं, ठीक। तो ये डायग्राम में आपको दो टावर दिख रहे हैं, एक टावर का नाम ए है, एक टावर का नाम बी है ना। दो टावर्स दिख गए, एक का नाम ए, एक का नाम बी, और इन दोनों के बीच की डिस्टेंस इसके मिड पॉइंट से ली गई है ना। इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है वो है क्या, एल, ठीक, जिसको हम क्या बोलते हैं, स्पैन। याद रहेगा क्या बोलते हैं, स्पैन, ठीक। अगर एक इसके मिड पॉइंट से देखा जाए, इसके मिड पॉइंट से देखा जाए तो इसको क्या बोलेंगे, L/2, और इधर वाले को क्या बोलेंगे, L/2। क्लियर है, इतना क्लियर है। तो आगे बढ़ते हैं। अब देखो इसमें बहुत सारी चीजों को डिफाइन किया गया है। अब देखो एक तो वेट ऑफ कंडक्टर होगा, ठीक, इसको हम किससे डिनोट करेंगे, W से, क्लियर है। उसके बाद टेंशन होगा, ठीक, उसको किससे डिनोट करेंगे, T से, ठीक। तो थोड़ी मैकेनिक्स इसमें लगानी है। अब मैकेनिक्स जब लगानी है तो ध्यान दीजिए। अब देखिए एक पॉइंट, हम सबसे पहले जो कैलकुलेशन है उस कैलकुलेशन को करने के लिए हम एक पॉइंट कंसीडर करेंगे। उस पॉइंट का नाम क्या होगा, P, ठीक। क्या नाम है उस पॉइंट का, P। उस पॉइंट P को हमने कंसीडर किया। अब देखो P जो है, P से जो मेरा O पॉइंट है, ठीक, जो सबसे कंडक्टर का लोवेस्ट पॉइंट है, P से मेरा जो O पॉइंट है, जो कंडक्टर का लोवेस्ट पॉइंट है, उसकी डिस्टेंस कितनी हो गई, X। मान लिया, ये सारी चीजें हम मान रहे हैं, ठीक। अब देखो अब O पॉइंट जो है, ठीक, O पॉइंट से मेरी P की डिस्टेंस, दो चीजें हैं यहाँ पे। जब हम यहाँ पे कैलकुलेट कर रहे थे, यहाँ पे जो देख रहे थे, तो जो सैग है वो क्या है, वर्टिकल डिस्टेंस है, और जो स्पैन है वो क्या है, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है ना। तो अगर सैग मेरी वर्टिकल डिस्टेंस है तो O से P की डिस्टेंस कौन सी डिस्टेंस होगी, वर्टिकल डिस्टेंस, ठीक। तो O से P की डिस्टेंस मतलब O जो है वो इस लेवल पे है और P जो है इस लेवल पे है, तो ये दोनों के बीच की डिस्टेंस क्या है,
इसको लिया गया है y, है ना, ठीक। और हॉरिजेंटल की बात की जाए तो O से P तक की डिस्टेंस क्या है, x। इतना क्लियर रहेगा? क्लियर है कि नहीं क्लियर है? देखो, हमने एक ऐसा पॉइंट लिया, ये है O, ये है P, है ना। बस एक छोटा टुकड़ा मैंने कंडक्टर का उठा लिया, ठीक, जिसकी लेंथ कितनी है OP। O से P तक की डिस्टेंस है क्या, x, और ऐसे देखा जाए तो O से P तक की डिस्टेंस क्या है, y। क्लियर है ना। तो अब देखो, इतना क्लियर है तो आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे वही चीजें लिखी हुई हैं। अ पॉइंट हैज बीन कंसीडर्ड ऑन द कंडक्टर इन पॉइंट P विच इज x लेंथ अवे फ्रॉम पॉइंट O एंड y लेंथ फ्रॉम बॉटम पॉइंट ऑफ द कंडक्टर, ठीक। इट में अज्यूम्ड, अब देखो अज्यूम किया जाता है, यहाँ पे क्या अज्यूम किया जा रहा है, जो O से P है, क्योंकि ये कर्व है, ठीक, और ये कौन सी डिस्टेंस है, ये लीनियर डिस्टेंस है, तो O से P तक को मान लिया जा रहा है क्या, x, ठीक। थोड़ी कर्व है लेकिन अप्रोक्सीमेटली इक्वेट कर लिया जा रहा है, कितने, किसके इक्वल, O से P तक की जो डिस्टेंस है उसको मान लिया जा रहा है क्या, x। क्लियर है ना। अब देखो, अब सिर्फ O से P तक की हम बात कर रहे हैं, पूरे कंडक्टर की बात नहीं कर रहे हैं, सिर्फ O से P तक की बात करेंगे, उतना निकाल करके उसमें पूरे कंडक्टर की वैल्यू पुट कर देनी है, ठीक। तो अब वेट ऑफ OP पोर्शन, ठीक, OP पोर्शन का वेट कितना होगा, WX, क्योंकि लेंथ कितनी है x, तो W उसका वेट, और लेंथ कितनी x, तो क्या हो जाएगा वेट WX, ठीक। तो OP पोर्शन का वेट जो WX, अब देखो क्योंकि ये OP था, O से P तक का था, तो इसका वेट कहां पे लगेगा, एकदम बीचों बीच यहां पे, जो कि यहां पे दिखाया गया है इस डायग्राम में। इतने पोर्शन को आप ध्यान से देखिए। तो OP पोर्शन का वेट कहां पे दिखाया गया है, यहां पे WX, ओके, जो कि एकदम बीचों बीच है, ठीक। तो बीचों बीच है, तो O से उस वेट की दूरी कितनी होगी, ध्यान दीजिए, ये टोटल डिस्टेंस कितनी थी इसमें, O से P तक की x थी, तो जहां पे वेट लग रहा है, क्योंकि वेट कहां पे लगेगा, एकदम बीचों बीच लगेगा, तो वेट की डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, जहां पे वेट लग रहा है वो होगी क्या, x/2, है ना, एकदम बीचों बीच लग रहा है इसलिए। उसके बाद, ठीक, इतना क्लियर है। अब देखो, अब टेंशन किधर की तरफ लगेगा, पहली बात तो ये मेरा O से P, फिर से देख लो, O से P बीचों बीच लगा मेरा क्या, WX, है ना, क्लियर है, इतना क्लियर है। अब देखो, इसका जो टेंशन होगा ये कुछ इधर की तरफ लगेगा, जो कि यहां पे शो किया गया है। अब टेंशन के बाद ये डिस्टेंस कितनी है, y, ये डिस्टेंस कितनी थी, x, क्योंकि WX लग रहा था बीचों बीच, तो ये हो गई x/2, क्लियर है। तो अब देखो, जब हम मूवमेंट इक्वेट करेंगे, कहां पे, पॉइंट O पे, कहां पे, पॉइंट O पे, मूवमेंट को क्या करेंगे, इक्वेट करेंगे, ठीक। तो टेंशन क्या है, इधर की तरफ है, उसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या है, y, टेंशन इधर, और परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या है, y, टेंशन इधर, परपेंडिकुलर डिस्टेंस y, तो t मल्टीप्लाइड बाई y, मूवमेंट हम क्या कर रहे हैं, इक्वेट कर रहे हैं, ये थोड़ी मैकेनिक्स इसमें आ रही है, t मल्टीप्लाइड बाई y, ठीक, मूवमेंट मल्टीप्लाइड बाई उसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो मूवमेंट इधर की तरफ है, और परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या है, y, क्लियर है इतना। अब देखो, इक्वल्स टू क्या होगा, अब बात करते हैं WX की, तो WX नीचे की तरफ और इसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस x/2, क्लियर है। तो WX मल्टीप्लाइड बाई x/2 इक्वल्स टू t मल्टीप्लाइड बाई y, तो वही चीज यहां पे लिख दी गई है, टेंशन मल्टीप्लाइड बाई उसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस y, WX मल्टीप्लाइड बाई उसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस x/2, ठीक। अब यहां से अगर हम y निकाल लेते हैं, तो y निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, WX²/2t, होगा कि नहीं होगा, WX²/2t हो जाएगा, तो यहां से हमको y मिल जाएगा इजिली। अब देखो, जो वैल्यू ऑफ y है वही क्या है, सैग ऑफ द कंडक्टर एट पॉइंट P, ठीक, क्योंकि y ही क्या बता रहा है आपको, डिप बता रहा है कि कंडक्टर मेरा कितना अंदर की तरफ डिप है, ठीक। तो द वैल्यू ऑफ y इज द सैग ऑफ द कंडक्टर एट पॉइंट P, तो पॉइंट P पे y क्या है, उसका सैग है,
ठीक, तो अब हमने OP तक इक्वेट किया था, अब हम कोशिश करेंगे कि A से B तक का इक्वेट कर ले। ठीक, तो OP में क्या था, x/2 था आधा डिस्टेंस, है ना। तो A से B तक में आधा डिस्टेंस क्या है, बताइए क्या है, L/2 है ना, या x की वैल्यू यहां पे ले ली है हमने। ठीक, तो अब हम क्या कर रहे हैं कि ये जो x है इसको मान लिया हमने क्या, x = L/2, क्योंकि ये इसके अप्रोक्स क्या है, इक्वल है ना, अप्रोक्स इक्वल है, ये x और ये L/2, इसी को मान लिया हमने क्या, L/2। तो x की जगह हम क्या पुट कर रहे हैं, L/2, और जो y आया है y को हम मान रहे हैं क्या, s। ठीक, ये OP डिस्टेंस के लिए था। अब A से B तक में y क्या है मेरा, s, और ये जो x था वो A से B तक की डिस्टेंस में क्या है, L/2। तो हमने OP को, जो OP कर्व लिया था उसको AB कर्व से क्या कर दिया, इक्वेट कर दिया। ठीक, बस यही क्या, तो OP को जब AB कर्व से इक्वेट करेंगे तो y = हो जाएगा क्या, s, और x = हो जाएगा क्या, L/2। तो वही वैल्यूज हमने यहाँ पे क्या कर दी है, पुट कर दी है। ठीक, तो जैसे हमने पुट किया, x की जगह क्या, L/2, और y की जगह क्या, s। तो x की जगह जब हम L/2 पुट करेंगे wx² में, तो क्या होगा, WL/2 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2t। तो 2 जा क्या हो जाएगा 4, WL²/80। तो सैग का जो फॉर्मूला आएगा इक्वल सपोर्ट के केस में वो आएगा क्या, WL²/8t। क्लियर है, ये बात हो गई क्या, इक्वल सपोर्ट की, है ना, इतना क्लियर है। लेकिन देखिए जो एक्चुअल सैग का फॉर्मूला है वो है क्या, y = WX²/2t। याद रखना है, ये वाला फॉर्मूला भी याद रखना है और नीचे वाला फॉर्मूला भी याद रखना है। तो क्लियर है, ठीक, कोई भी कंफ्यूजन हो तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं कि यहाँ पे इस पॉइंट पे आपको कंफ्यूजन है, वो कंफ्यूजन आपकी दूर की जाएगी। ओके, अब देखिए सैग कैलकुलेशन व्हेन सपोर्ट आर एट अनइक्वल लेवल। ठीक, अभी देखिए, अभी थोड़ा डायग्राम को पढ़ना जरूरी है। अब ये जो है ये क्या है, अनइक्वल लेवल है, मतलब एक जो मेरा सपोर्ट है वो किसी और लेवल पे है, एक सपोर्ट किसी और लेवल पे है ना। तब सैग हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो अब मान लिया हमने कि हमारे पास दो टावर है A और B। ठीक, उसका लोएस्ट पॉइंट जो है वो है क्या, O। क्लियर है इतना, ठीक। अब देखो जो लोएस्ट टावर है A, उससे O की डिस्टेंस कितनी है, S1। क्लियर, जो हाईएस्ट टावर है B, उससे O की डिस्टेंस कितनी है, S2। क्लियर है, ठीक। S2 माइनस S1, ठीक, ये डिस्टेंस माइनस ये डिस्टेंस इक्वल्स टू कितना है, H। क्लियर है, तो इतनी सारी चीजें पहले देख ली। पहले मैंने देखा क्या, सबसे पहले देखा गया क्या कि जो टावर का कंडक्टर है उसकी लोएस्ट डिस्टेंस क्या है, लोएस्ट पॉइंट क्या है, वो है O। ठीक, लोएस्ट टावर मतलब जो छोटा टावर है या जो नीचे की तरफ जो मेरा सपोर्ट है, ठीक, उससे O पॉइंट की डिस्टेंस क्या है, S1, और जो हायर टावर है उससे O पॉइंट की डिस्टेंस क्या है, S2। S1 और S2 के बीच में डिस्टेंस, ठीक, S1 और S2 का डिफरेंस जो है S2 माइनस S1, वो क्या है, H। इतना क्लियर हो गया, ठीक। अब देखते हैं, अब देखो ये दो टावर के बीच की डिस्टेंस क्या है, L। अब पॉइंट O पे आके देखते हैं, तो इस पॉइंट O पे O से A की दूरी क्या है, x1, दोनों तो इक्वल दूरी है नहीं, और पॉइंट B या B टावर से इस O पॉइंट की दूरी क्या है, x2। क्लियर, x1 और x2, इतना क्लियर हो गया। तो यही सारी चीजें आपकी यहाँ पे लिखी हुई हैं, और दो चीजें एक्स्ट्रा लिखी हुई हैं, क्या, वेट ऑफ कंडक्टर मानेंगे क्या, W, और टेंशन इन द कंडक्टर मानेंगे क्या, T। इतना क्लियर हो गया, ठीक। अब देखो जो यहां से एक फॉर्मूला मिला था हमको, y = WX²/2t। क्लियर है, इतना मिला था। तो अब इसी फॉर्मूले को लेके हम दो अलग अलग, जैसे एक डिस्टेंस क्या आई थी, S1 आई थी, और एक डिस्टेंस क्या आई थी, S2 आई थी। तो S1 के लिए सैग S1, ठीक,
दो सैग आएगा इसमें अनइक्वल सपोर्ट में, एक आएगा S1, एक आएगा क्या S2। तो सैग S1 के लिए फॉर्मूला क्या हो जाएगा, कितनी डिस्टेंस है x1, तो WX1 स्क्वायर बाई 2t, है ना, यहां से WX1 स्क्वायर बाई 2t। और सैग S2 के लिए क्या फॉर्मूला हो जाएगा, WX2 स्क्वायर बाई 2t, है ना। अब देखो, अब जो h है वो क्या है, S2 माइनस S1 इक्वल्स टू क्या है, h। इतना क्लियर है। अब ये दोनों की वैल्यू हम वहां पे क्या कर देंगे, पुट कर देंगे। तो हमने जैसे ही पुट किया S2 माइनस S1, देखो यहाँ पे S2 माइनस S1, S2 माइनस S1 इज इक्वल्स टू WX1 स्क्वायर बाई 2t माइनस WX2 स्क्वायर बाई 2t। तो W बाई 2t क्या है, कॉमन है, तो दोनों बाहर आ जाएगा, तो बचेगा क्या, x2 स्क्वायर माइनस x1 स्क्वायर। तो x2 स्क्वायर माइनस x1 स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं, x2 प्लस x1, x2 माइनस x1, ठीक। तो x2 प्लस x1 क्या था भैया, टोटल लेंथ, स्पैन। तो x1 प्लस x2 को हम क्या लिख सकते हैं, L। तो उसी L को यहाँ पे भेज दिया गया यहाँ पे, ठीक है। तो x2 प्लस x1 ये क्या हो गया, L। तो इस L को हम यहाँ क्या लिख सकते हैं, WL बाई 2t, ठीक है। WL बाई 2t मल्टीप्लाइड बाई x2 माइनस x1, है ना। इतना क्लियर है। अब देखो S2 माइनस S1 को हमने क्या माना है, H। तो S2 माइनस S1 की जगह पुट कर दिया क्या, H, है ना, H पुट कर दिया। अब जब हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 2TH डिवाइडेड बाई WL इक्वल्स टू x2 माइनस x1। क्लियर है, इतना लिख सकते हैं। अब देखो, अब अगर x1 की वैल्यू हम यहां से निकालते हैं तो x1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, L बाई 2 माइनस TH बाई WL, है ना, क्लियर है ना। देखो उल्टा होगा ना x1 की वैल्यू। अब ये दोनों इक्वेशन को अगर हम सॉल्व करेंगे, इक्वेशन नंबर 1 क्या है, x1 प्लस x2 इक्वल्स टू L, और इक्वेशन नंबर 2 क्या है, x2 माइनस x1 इक्वल्स टू 2TH बाई WL। आप कॉपी में अच्छे से इसको सॉल्व कर पहले, ठीक। दोनों इक्वेशन को लिखे, x1 प्लस x2 इक्वल्स टू L और x2 माइनस x1 इक्वल्स टू 2TH बाई WL। तो जब दोनों इक्वेशन को आप सॉल्व करोगे तो x1 और x2 की वैल्यू अलग अलग आपको मिल जाएगी, है ना। अब जब क्वेश्चन आएगा, न्यूमेरिकल आएगा, तो आपको यही x1 और x2 की वैल्यू निकालनी है और दोनों में पुट करना है, ठीक। तो दोनों में पुट करोगे, ये दोनों में जब S1 और S2 में जब आप इसको पुट करोगे तो S1 सैग भी मिल जाएगा और आपको S2 सैग भी मिल जाएगा। S1 सैग कौन सा भैया, S1 सैग लोएस्ट टावर से है और S2 सैग हाईएस्ट टावर से है ना। तो यहां से आप निकाल सकते हो। तो ये आपको L बाई 2 माइनस TH बाई WL x1 के लिए और L बाई 2 TH बाई WL आपको दोनों इक्वेशन को सॉल्व करने के बाद मिल जाएगा, इक्वेशन नंबर 2 और इक्वेशन नंबर 1, है ना। कुछ नहीं करना है, बस वहां से x1 की वैल्यू निकाल के यहाँ पे पुट कर देना है, ठीक। x1 की वैल्यू क्या आएगी यहाँ से, L माइनस x2, तो L माइनस x2 यहाँ पे पुट कर दो, आपको वैल्यू मिल जाएगी, ठीक। आप कोशिश करिए, इजी है, ठीक। अब देखिए, अब बात आती है क्या, आइस और विंड की, ठीक, आइस और विंड की। तो अब देखो, अगर ये मेरा कंडक्टर है, ठीक, एक तो इसका ये साइड हो गया अगर ड्राइंग देखे कंडक्टर की, और एक कंडक्टर का साइड क्या हो गया, ये वाला, ठीक। अगर उसका हाफ सेक्शन देखा जाए कंडक्टर का मेरा, तो दो साइड दिखेगा आपको, ठीक। ये उसका हाफ सेक्शन है, ये आपको जो प्रोजेक्टेड एरिया दिखेगी वो ये दिखेगी, ठीक। तो अब इसमें ध्यान देने वाली बात क्या है कि अगर हवा चल रही है, मेरा कंडक्टर ऐसे है, तो हवा का जोर किधर की तरफ लगेगा, ऐसे, ठीक। और अगर इस कंडक्टर पे आइस जम गई, है ना, तो उसका वेट किधर की तरफ लगेगा, नीचे की तरफ, है ना। तो ये दो चीजें ध्यान देनी है कि हवा इधर और वेट ऑफ आइस किधर, नीचे की तरफ, है ना। तो वही चीज यहां पे आपको शो की गई है, क्या, वेट ऑफ विंड का डायरेक्शन क्या है, अगर मेरा कंडक्टर ये है तो वेट ऑफ विंड का डायरेक्शन क्या है, इधर, और वेट ऑफ किसका, वेट ऑफ कंडक्टर प्लस वेट ऑफ आइस, वेट ऑफ कंडक्टर भी नीचे की तरफ लगेगा और वेट ऑफ आइस भी क्या, नीचे की तरफ लगेगा। तो वेट ऑफ आइस प्लस वेट ऑफ कंडक्टर इधर की तरफ और वेट ऑफ विंड
इधर की तरफ। अब ये जब ये हम ये दोनों का वेक्टर समेशन करेंगे तो WT क्या आ जाएगा पैरेललोग्राम मेथड से इधर की तरफ, है ना। तो WT को हम क्या लिख सकते हैं पैरेललोग्राम से, WT इक्वल्स टू टोटल वेट, मतलब टोटल वेट ऑफ कंडक्टर जब हम कैलकुलेट करेंगे तब क्या आ जाएगा, WT इक्वल्स टू अंडर रूट W प्लस WT का होल स्क्वायर प्लस WW का होल स्क्वायर, है ना। इसको हम पढ़ क्यों रहे हैं, इफेक्ट ऑफ विंड एंड आइस लोडिंग को इसलिए पढ़ रहे हैं कि भैया कैलकुलेशन में आपसे पूछा जाएगा कि इतनी हवा चल रही है ना, इतना आइस उस पर गिर गया, तब बताइए सैग कितना है ना। नॉर्मल कंडीशन में तो हम सैग निकाल ही सकते हैं अगर हमको वेट ऑफ विंड और वेट ऑफ आइस ना दिया हो, है ना, वो तो नॉर्मल कंडीशन है। अब अगर एबनॉर्मल कंडीशन आ गई, आंधी तूफान आ गया, इतना हवा चलने लगा, इतना आइस उस पर गिर गया, ठीक है, तब आप कैसे कैलकुलेट करोगे, तो ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो देखो, तो सबसे पहले तो हम टोटल वेट निकाल लेंगे, ठीक। टोटल वेट निकालने के बाद हम टेन थीटा निकाल सकते हैं, ठीक। टेन थीटा क्या है, WI/WW, मतलब टोटल वेट ऑफ कंडक्टर प्लस टोटल वेट ऑफ आइस, दोनों का समेशन का जो डायरेक्शन है और टोटल वेट का जो डायरेक्शन है उसके बीच का एंगल, ठीक। उसकी ज़रूरत क्यों है आगे हम बताएंगे। तो अब देखिए सैग का जो एक्चुअल फार्मूला है जो हमने पहले वाले उसमें निकाला वो क्या था, WL²/2T, है ना, WL²/2T। तो वहाँ से हमको सैग निकालना है। एक्चुअल में ये जो आपको W निकालना है या टोटल वेट निकालना है वो पुट होगा कहाँ पे, उस W की जगह पे जाके, ठीक है। अगर आपको आइस और विंड दोनों का वेट दिया हुआ है तो, या आप वेट कैलकुलेट कर रहे हो तो, ठीक। तो अब देखो आपको क्या दिया रहेगा और क्या निकालना है, ठीक। तो सबसे पहले तो वेट ऑफ कंडक्टर आपको गिवन रहेगा ही रहेगा, है ना। वेट ऑफ कंडक्टर आपको क्वेश्चन में दिया रहेगा। मान लीजिए कि ना दिया हो, है ना, कहीं क्वेश्चन में ये दिया है कि कंडक्टर की डेंसिटी भैया इतनी है और कंडक्टर का वॉल्यूम इतना है, तो आप वेट कैसे निकालोगे कंडक्टर का, है ना। तो ये तो हमको पता है कि डेंसिटी इज इक्वल टू क्या होता है भाई, वॉल्यूम बाय वेट, है ना। तो अगर कंडक्टर की डेंसिटी आपको क्वेश्चन में गिवन है तो आप क्या करोगे, कंडक्टर की डेंसिटी को अगर कंडक्टर के वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कर दो तो कंडक्टर का वेट आ जाता है, ठीक। वही पहले वाले में दिखाया गया है, ठीक। उसी तरह अगर वेट ऑफ आइस की बात की जा रही है, ठीक, तो वेट ऑफ आइस भी का भी फॉर्मूला वही होगा, डेंसिटी ऑफ आइस मल्टीप्लाइड बाई वॉल्यूम ऑफ आइस पर यूनिट लेंथ, है ना, वॉल्यूम ऑफ आइस पर यूनिट लेंथ। तो ध्यान से देखिए वेट ऑफ आइस, ठीक है, वेट ऑफ आइस पर यूनिट लेंथ अगर आपको निकालना है या आपको दिया हुआ है, ठीक, अगर पहले से वेट ऑफ आइस दिया हुआ है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर नहीं दिया है उसकी जगह आपको डेंसिटी ऑफ आइस दिया हुआ है और वॉल्यूम ऑफ आइस दिया हुआ है, तब आप कैसे आइस का वेट निकालोगे, है ना। तो देखो अब पहली बात तो डेंसिटी दी हुई है तो डेंसिटी आप पुट कर दोगे, है ना। तो डेंसिटी ऑफ आइस आपने पुट कर दी, उसके बाद आप कैलकुलेट करोगे क्या, वॉल्यूम ऑफ आइस पर यूनिट लेंथ, ठीक। तो अब देखो वॉल्यूम इज इक्वल टू क्या होता है भाई, एरिया मल्टीप्लाइड बाई लेंथ, है ना। तो अब अगर उस कंडक्टर की आप एरिया निकालने जा रहे हो तो उस कंडक्टर की एरिया क्या हो जाएगी भाई, एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, π/2 r², πr²/2, या लिख सकते हो इसको π/4 d², है ना। r की जगह आपने क्या लिख दिया, d/2, तो वो क्या हो गया π/4 d², है ना। तो वही यहां पे लिखा गया है, सिंपल सा। तो अब डेंसिटी ऑफ आइस मल्टीप्लाइड बाई एरिया ऑफ आइस, तो एरिया ऑफ आइस कैसे निकालोगे आप, एरिया ऑफ आइस मल्टीप्लाइड बाई लेंथ, तो पर यूनिट लेंथ है इसलिए 1 लिया गया है ना। एरिया मल्टीप्लाइड बाई लेंथ ही तो वॉल्यूम होता है ना। तो अब एरिया ऑफ आइस आप कैसे निकालोगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक। ये आपका कंडक्टर हो गया, ठीक, ये कंडक्टर का डायमीटर हो गया, और उसके बाद इस पे जो आइस गिरी है ये उसका डायमीटर हो गया, ठीक। डायमीटर कैसे हुआ ये देखिए, अब ये इसका डायमीटर क्या है, d है, ठीक। ये आइस गिरी है यहाँ पे कितनी, t लेंथ की, इधर भी गिरी होगी, ऑब्वियस सी बात है इधर भी गिरी होगी, है ना। तो ये टोटल ये जो सर्किल बन रहा है, इस सर्किल का डायमीटर क्या हो जाएगा, d+2t, है ना, इतना है। तो इस सर्किल की एरिया क्या आ जाएगी, π/4 मल्टीप्लाइड बाई d+2t का होल स्क्वायर, है ना। हमको मतलब किससे है अभी,
सिर्फ और सिर्फ आइस वाले पोर्शन से। किस वाले पोर्शन से भैया? आइस वाले पोर्शन से। तो आइस वाले पोर्शन की कैसे निकालेंगे? तो अगर ये पूरे एरिया में से ये रेड वाले पोर्शन की एरिया जो कंडक्टर की एरिया है उसको माइनस कर दें तो कंडक्टर की एरिया क्या होगी? पाई बाई 4 डी स्क्वायर। तो अभी यहां पे क्या किया जा रहा है देखिए, पाई बाई 4 डी प्लस 2t स्क्वायर माइनस पाई बाई 4 डी स्क्वायर को माइनस कर दिया जा रहा है। मतलब आइस पूरे कंडक्टर प्लस आइस की जो एरिया है ना, कंडक्टर प्लस आइस की जो एरिया है उसमें से कंडक्टर की एरिया को अगर हम माइनस कर दे तो हमको तो सिर्फ आइस की एरिया मिल जाएगी, है ना। ठीक, तो वही आइस की एरिया यहाँ पे निकाल ली गई है, पाई बाई 4 डी प्लस 2t का होल स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर, यही आएगा ना। तो पाई बाई 4 दोनों में कॉमन होगा तो पाई बाई 4 को बाहर निकाल लिया गया। ठीक, तो डी बाई 2t का होल स्क्वायर जब करेंगे तो वो क्या हो जाएगा? डी स्क्वायर प्लस 2d मल्टीप्लाइड बाई 2t प्लस 4t स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर। तो डी स्क्वायर से डी स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा क्योंकि मल्टीप्लाइड बाई 1 था तो कोई मतलब ही नहीं है। ठीक, तो डी स्क्वायर से डी स्क्वायर कैंसिल हो गया तो बचा क्या? 4dt प्लस 4t स्क्वायर, है ना। इतना लिख सकते हो। तो अब देखो 4 भी कॉमन आ जाएगा तो 4 से 4 पाई बाई 4 का वो भी कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा क्या? अब देखो दोनों में t भी कॉमन है ना, तो पाई टी बाहर आ गया, पाई टी मल्टीप्लाइड बाई डी प्लस टी। तो डेंसिटी ऑफ आइस को अगर हम इतने से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमको वेट ऑफ आइस मिल जाएगा। क्लियर है? अब देखो नेक्स्ट बात करते हैं वेट ऑफ विंड की, है ना। तो वेट ऑफ विंड क्या होता है? विंड फोर्स पर यूनिट लेंथ, विंड फोर्स पर यूनिट लेंथ। ठीक, तो अब बात होगी क्या? प्रोजेक्टेड एरिया की। तो ये तो कंडक्टर हो गया, है ना, ये मेरा कंडक्टर हो गया। ठीक, तो एक्चुअल में होता क्या है कि जो वेट पड़ेगा आइस का, सॉरी आइस का नहीं, विंड का, ये मेरा कंडक्टर है, इस पे आइस सॉरी विंड का वेट पड़ रहा है। तो ये किधर की तरफ पड़ रहा है? ऐसे करके, है ना, ये ऐसे करके इस पे वेट पड़ रहा है। तो वो पड़ेगा किस पे? इसके प्रोजेक्टेड एरिया पे। अगर मान लो ये मेरा पूरा एक कंडक्टर है, ठीक, ये पूरा एक कंडक्टर है, तो ये इसके प्रोजेक्टेड एरिया पे पड़ेगा। तो अगर इसका हाफ क्रॉस सेक्शन ले लिया जाए हम लोग यहाँ पे, तो 1 मीटर लेंथ का हमने लिया है लेंथ, ठीक, 1 मीटर लेंथ पे मेरा विंड का प्रेशर पड़ेगा। ठीक, ऐसे मेरा विंड का प्रेशर इस पे पड़ रहा है, मान लिया है 1 मीटर लेंथ के लिए। ठीक, वही चीज यहाँ पे लिखिए, विंड फोर्स पर यूनिट लेंथ। ठीक, तो अगर विंड फोर्स पर यूनिट लेंथ निकालेंगे हम लोग तो देखो विंड फोर्स पर यूनिट एरिया मल्टीप्लाइड बाई प्रोजेक्टेड एरिया पर यूनिट लेंथ, वही होगा क्या? विंड प्रेशर या वेट ऑफ विंड। तो वेट ऑफ विंड को और क्या लिख सकते हैं? वेट ऑफ विंड को लिखा जा सकता है, आपको क्वेश्चन में क्या दिया रहेगा वो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आपको क्वेश्चन में दिया रहेगा कि विंड का प्रेशर भैया इतना है ना, तो आप वेट ऑफ विंड निकालिए। तो वेट ऑफ विंड आप कैसे निकालोगे भैया, है ना। तो देखो सबसे पहली बात, तो ये तो कंडक्टर था, कंडक्टर के ऊपर आइस डिपॉजिट थी कितनी? टी, डी मेरे कंडक्टर का डायमीटर था, आइस डिपॉजिट थी कितनी? टी। तो ये क्या हो जाता है? डी प्लस 2t। तो अगर इसको ऐसे देखा जाए, है ना, ऐसे अगर इसको देखा जाए तो ये क्या है? ये वाली लेंथ कितनी है? d, और ये वाली लेंथ कितनी है? t। तो इसकी जो कंडक्टर की चौड़ाई है अब कितनी हो गई है? d प्लस 2t, है ना। कंडक्टर की चौड़ाई कितनी हो गई है? d प्लस 2t, और कंडक्टर की लेंथ हमने मानी है कितनी? 1 मीटर। तो एरिया कितनी हो जाएगी? लंबाई मल्टीप्लाइड बाई उसकी चौड़ाई। तो लेंथ कितनी थी भैया? 1 मीटर, और चौड़ाई कितनी हो गई है? d प्लस 2t, है ना। तो कंडक्टर की एरिया कितनी आ जाएगी? d प्लस 2t मल्टीप्लाइड बाई 1। तो d प्लस 2t मल्टीप्लाइड बाई 1 मल्टीप्लाइड बाई विंड प्रेशर अगर हम कर देंगे तो हमको मिल जाएगा क्या? वेट ऑफ विंड। ठीक, अब वेट ऑफ विंड और वेट ऑफ आइस अगर हमको मिल गया, अच्छे से पहले इसको एक एक करके नोट डाउन करें, क्योंकि अगर नोट डाउन नहीं करेंगे तो आपको क्लियर नहीं होगा, न्यूमेरिकल आप नहीं कर पाएंगे। ठीक, तो वेट ऑफ विंड और वेट ऑफ आइस को हमने निकाल लिया, वेट ऑफ कंडक्टर हमको गिवन रहेगा। अगर ये तीनों चीज मिल जाएगी तो हम टोटल वेट निकाल सकते हैं, टोटल वेट निकाल के हम यहाँ पे पुट कर सकते हैं। ठीक, तो यहाँ पे पुट करेंगे तो आपको पूरी वैल्यू टोटल वेट की मिल जाएगी, और उस टोटल वेट को उठा के आप सैक के फॉर्मूले में पुट कर दो। इजी है, बहुत इजी है, घबराने की एकदम जरूरत नहीं है, बहुत इजी न्यूमेरिकल आएगा, आप सॉल्व कर लोगे। ठीक, कॉन्फिडेंट रहिए, एकदम आप सॉल्व कर लोगे। अब देखो
न्यूमेरिकल की बात करते हैं। ठीक, न्यूमेरिकल जब स्टार्ट होता है तो बहुत सिंपल सा न्यूमेरिकल आएगा आपके एग्जाम में। पूछा जाएगा कि एक ओवरहेड की लाइन है जिसका स्पैन, ठीक, लाइन है जिसका स्पैन दिया हुआ है, दो स्पैन मतलब क्या, दो टावर के बीच की डिस्टेंस कितनी दी हुई है, 220 मीटर, है ना। बोला जा रहा है कि कंडक्टर का जो वेट है वो 604 kg पर किलोमीटर। तो अगर 1 किलोमीटर का कंडक्टर अगर आप लोगे तो उसका वेट आएगा कितना, 604 kg, है ना। पूछा जा रहा है कि आप कैलकुलेट करिए दो टावर के बीच की सैग, दो टावर के बीच की सैग अगर अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ कंडक्टर है 5758 kg, ठीक, अज्यूम करना है कि फैक्टर ऑफ सेफ्टी 2 है, ठीक। तो अभी यहां पे थोड़े मैकेनिक्स वाले फॉर्मूले भी आएंगे, है ना। तो अब देखो स्ट्रेंथ इज इक्वल टू क्या होता है, सबसे पहली बात तो हम स्ट्रेंथ की बात करते हैं। स्ट्रेंथ इज इक्वल टू होता है, स्ट्रेंथ इज इक्वल टू स्ट्रेस मल्टीप्लाइड बाय एरिया, है ना। अब देखिए आपको क्वेश्चन में बहुत सारी चीजें गिवन हो सकती हैं, ठीक। देखिए अगर हम सैग निकालने जा रहे हैं तो सैग के लिए हमको क्या क्या चाहिए, WL²/2T, है ना, या तो WL²/8T अगर इक्वल लेवल पे है तो, है ना, WL²/8T इक्वल लेवल पे है तो, और अनइक्वल का तो हमने पढ़ ही लिया है कि अनइक्वल में क्या सीन होता है। तो इक्वल लेवल पे है तो WL²/8T, है ना। तो एक तो कंडक्टर का वेट चाहिए या टोटल वेट चाहिए अगर आइस और विंड दिया है तो, ठीक। दो टावर के बीच की लेंथ चाहिए और उस पर कितना टेंशन लग रहा है वो चाहिए, ठीक। तो अब अभी तक तो हमने वेट कैलकुलेट करना सीख लिया, लेंथ तो गिवन रहती है ना। अब टेंशन कैसे कैलकुलेट करेंगे वो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो टेंशन के लिए आपको बहुत सारी चीजें गिवन हो सकती हैं। एक तो दिया रहेगा अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ, तो अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ डिवाइडेड बाय फैक्टर ऑफ सेफ्टी अगर हम कर देते हैं तो हमको मिल जाता है क्या, टेंशन, ठीक। अब मान लीजिए कुछ और गिवन है, अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ की जगह अगर आपको स्ट्रेस गिवन है, ठीक, स्ट्रेस गिवन है तो स्ट्रेस को अगर आप एरिया से मल्टीप्लाई कर देते हो तो आपको मिल जाएगा क्या, अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ। फिर इसको अगर आप FOS से डिवाइड कर दोगे तो आपको मिल जाएगा क्या, टेंशन, ठीक। तो इस क्वेश्चन में आपको डायरेक्ट अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ गिवन है तो कोई टेंशन नहीं है, डायरेक्ट फैक्टर ऑफ सेफ्टी से आप क्या कर दो, डिवाइड कर दो, तो आपको मिल जाएगा क्या, टेंशन, ठीक। W, अब W जो दिया हुआ है आपको दिया हुआ है 604 kg पर किलोमीटर। हम तो डिस्कशन करते हैं भैया सिर्फ 1 मीटर की, जो भी हमने कैलकुलेशन अभी तक की है वो सिर्फ 1 मीटर लेंथ की है। तो 1 मीटर लेंथ का कितना हो जाएगा भैया वेट, अगर मेरा मतलब 1 किलोमीटर का वेट कितना है 604 kg, तो 1 मीटर का वेट कितना होगा 604/1000, तो 0.604 kg, है ना। तो अब देखो हमने टेंशन निकाल लिया क्या, अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ डिवाइडेड बाय फैक्टर ऑफ सेफ्टी से 2879 kg, है ना। तो टेंशन की वैल्यू वहां पे पुट कर दी, ठीक। W की वैल्यू हमको मिली गई है, दो टावर के बीच का डिस्टेंस कितना है 220 मीटर, सब कुछ पुट किया आपको मिल जाएगा सैग, इजी है, ठीक। तो इसी तरह इजी न्यूमेरिकल्स आपको आएंगे, ठीक। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन भी एकदम उसी तरह है, 132 kV की लाइन है, इसमें वोल्टेज से कोई मतलब नहीं है, आपको कितना वोल्टेज है नहीं मतलब है, ठीक। 132 kV की ट्रांसमिशन लाइन है, डेटा क्या क्या दिया हुआ है, वेट ऑफ कंडक्टर दिया है 680 kg पर किलोमीटर, फिर से 680 kg दिया है, तो 680 kg दिया है पर किलोमीटर, तो आप मीटर में कैसे निकालोगे भैया, 680 डिवाइडेड बाई 1000, है ना। उसके बाद दिया है क्या, लेंथ ऑफ स्पैन मतलब दो टावर के बीच की डिस्टेंस 260 मीटर, क्लियर है, कोई प्रॉब्लम नहीं। अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ दी हुई है, फिर से ध्यान दीजिए, स्ट्रेंथ दिया है, स्ट्रेस नहीं दिया है। स्ट्रेंथ दिया है तो आप डायरेक्ट फैक्टर ऑफ सेफ्टी से डिवाइड करिए, आपको टेंशन मिल जाएगा, ठीक है। तो फैक्टर ऑफ सेफ्टी कितनी दी है या सेफ्टी फैक्टर कितना दिया है 2, तो अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ मेरा कितना 3100 डिवाइडेड बाई 2 1550 kg, तो टेंशन मिल गया, वेट मिल गया, सब कुछ पुट किया, सैग मिल जाएगा आपको। मैक्सिमम सैग कितना है, सैग इक्वल्स टू WL²/80, तो कितना आ गया 3.7 मीटर्स। अब क्वेश्चन में थोड़ा सा ट्विस्ट है, ट्विस्ट ये है कि कैलकुलेट द हाइट अबव द ग्राउंड एट विच द कंडक्टर शुड बी सपोर्टेड, ठीक। तो
कैलकुलेट द हाइट अबव द ग्राउंड एट विच कंडक्टर शुड बी सपोर्टेड। मतलब आपके टावर की डिस्टेंस आपसे पूछ रहा है कि टावर कितना ऊंचाई पे है, कितना ऊंचा टावर है, मतलब जिसपे कंडक्टर को सपोर्ट किया जाएगा। तो आपने क्या निकाल लिया भैया, आपने सैग तो निकाल लिया है ना। सैग आपका आ गया 3.7 मीटर। आपको ग्राउंड क्लियरेंस दिया हुआ है ना। तो ग्राउंड क्लियरेंस कितना दिया है, 10। तो टावर की हाइट कितनी हो जाएगी, 10 + 3.7 मीटर, तो कितनी हो जाएगी 13.7 मीटर। क्लियर है। तो यही क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है। ठीक, तो ग्राउंड क्लियरेंस रिक्वायर्ड इस 10 मीटर आपको गिवन है। तो क्लियरेंस टोटल हाइट ऑफ टावर कितना आ जाएगा, 13.7 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी सिंपल है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा जा रहा है क्या, स्पैन की लेंथ आपको गिवन है। ठीक, कंडक्टर का डायमीटर गिवन है। अब देखो कंडक्टर का डायमीटर अगर आपको दिया हुआ है तब ट्विस्ट आने वाला है क्वेश्चन में, समझ जाइए। ठीक, कंडक्टर का डायमीटर कितना दिया है, 0.95 सेंटीमीटर। ठीक, वेट पर यूनिट लेंथ ऑफ कंडक्टर दिया है कितना, 0.65 kg पर मीटर। कोई टेंशन नहीं है, वेट आपको गिवन है। ठीक, किलोमीटर में दिया होता तो आपको कैलकुलेट करना पड़ता, अब आपको वेट गिवन है। ठीक, अब देखिए अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ नहीं दिया है, यहां पे दिया है अल्टीमेट स्ट्रेस। सबसे ट्विस्ट की बात यह है, अल्टीमेट स्ट्रेस आपको दिया हुआ है, अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ नहीं दिया है। ठीक, विंड का प्रेशर आपको दिया गया कितना, 40 kg पर मीटर स्क्वायर ऑफ द प्रोजेक्टेड एरिया, है ना। तो प्रोजेक्टेड एरिया आप कैसे कैलकुलेट किए थे, याद ही है आपको, फिर से देख लीजिए। ये जो चौड़ाई थी वो कितनी हो गई थी भाई, d + 2t, और मेरा लेंथ कितना हो गया था, 1 मीटर। तो प्रोजेक्टेड एरिया कितनी आ गई थी, d + 2t × 1। ठीक, तो प्रोजेक्टेड एरिया आपको पता ही है, उससे अगर आप विंड प्रेशर मल्टीप्लाई कर दोगे तो विंड का वेट मिल जाएगा, है ना। फैक्टर ऑफ सेफ्टी कितनी है, 5। स्पैन की लेंथ कितनी दी है, 160, कोई टेंशन नहीं। वेट ऑफ कंडक्टर दे दिया है भैया 0.65। अब देखो स्ट्रेस वाला गेम अब यहां पे आएगा। तो अगर स्ट्रेस दिया है, स्ट्रेस आपको दिया है 4250, इसको अगर आप कंडक्टर की क्रॉस सेक्शनल एरिया से मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपको मिल जाएगा अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ। यहां पे आप भूल जाओ, 4250 को कंडक्टर की क्रॉस सेक्शनल एरिया से मल्टीप्लाई करना है, तो कंडक्टर की क्रॉस सेक्शनल एरिया कितनी होगी, π/4 d², है ना। π/4 d²। अगर रेडियस दिया होता तो π/2 r² होता। अब यहाँ पे डायमीटर दिया है, कंडक्टर का डायमीटर तो आपको गिवन है 0.95, तो कंडक्टर के डायमीटर को पुट किया, π/4 d², अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ मिल गया। अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ को अगर फैक्टर ऑफ सेफ्टी से डिवाइड कर दोगे तो आपको वर्किंग स्ट्रेस मिल जाएगा। तो यहाँ पे थोड़ा कॉम्प्लिकेट किया है, इसको मत देखें आप, बस टेंशन निकाले। टेंशन इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, स्ट्रेस मल्टीप्लाइड बाई एरिया डिवाइडेड बाई FOS, है ना। स्ट्रेस दिया है, ठीक, और UTS इज इक्वल्स टू क्या होता है, अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ इज इक्वल्स टू क्या होता है, स्ट्रेस मल्टीप्लाइड बाई एरिया। तो स्ट्रेस आपको दिया हुआ है, एरिया की जगह आप क्या पुट करोगे, π/4 d² की जगह 0.95, है ना। d² नहीं, मतलब d की जगह 0.95, और आप कैलकुलेट कर लो, कॉमन सी बात है। ठीक, फिर देखो वेट ऑफ विंड जब आप निकालोगे तो क्या फॉर्मूला था, विंड प्रेशर मल्टीप्लाइड बाई कंडक्टर का डायमीटर, है ना। तो कंडक्टर का डायमीटर यहां पे क्या है भैया, 0.95, क्योंकि यहां पे d + 2t में d + 2t मल्टीप्लाइड बाई 1 होता था प्रोजेक्टेड एरिया। ठीक, 2t क्या था, मेरा आइस का कोटिंग, है ना। यहां पे तो आइस गिरी नहीं है इस क्वेश्चन में, तो इस क्वेश्चन में आइस नहीं गिरी है तो सिर्फ d ही तो लेंगे ना, तो सिर्फ d लिया गया है। ठीक, तो d लिया गया तो वो क्या है, 0.95 किस में था, वो 0.95 सेंटीमीटर में था। और ये जो कैलकुलेशन है, क्योंकि विंड प्रेशर का जो फॉर्मूला आपको दिया हुआ वो मीटर स्क्वायर में है, तो 0.95 को भी मीटर में चेंज करना होगा, तो वो क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाइड बाई 10⁻²। ठीक, तो विंड का वेट कितना आ जाएगा, 0.38 kg पर मीटर। ठीक, अब आप टोटल वेट निकालोगे, क्योंकि आइस का वेट तो दिया नहीं है। अगर आइस का वेट दिया होता तो वो कंडक्टर के वेट के साथ ऐड होता, वेट ऑफ कंडक्टर प्लस वेट ऑफ आइस का होल स्क्वायर होता, लेकिन यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ कंडक्टर का वेट दिया हुआ है। ठीक, तो टोटल वेट क्या आ जाएगा भैया, एक तो कंडक्टर का वेट नीचे की तरफ लगेगा और विंड का वेट इधर की तरफ लगेगा, तो टोटल वेट क्या होगा, WT इतना। तो WT इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, √WC² प्लस WW का स्क्वायर। तो ये दोनों हम जब ऐड करेंगे तो हमको टोटल वेट यहाँ पे मिल जाएगा।
और सब कुछ सैग के फॉर्मूले में पुट कर दो। डब्ल्यू की वैल्यू मिली गई है, एल की वैल्यू दी हुई है, टेंशन आपने निकाल लिया है, तो सैग आपको मिल जाएगा, है ना। तो थोड़ा ये चैप्टर लेंदी हो रहा है, ये लेक्चर लेंदी हो रहा है, तो ध्यान से देखते जाइए, क्योंकि हर तरह के न्यूमेरिकल मैं यहाँ पे बताऊंगा जो कि आपके एग्जाम में आ सकते हैं। तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, एकदम धीरे धीरे करके देखें या पार्ट बाई पार्ट देखें, ठीक, लेकिन पूरा कंप्लीट करें, पूरे लेक्चर को कंप्लीट करें, बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो सारे मैंने बताए हैं यहाँ पे, ठीक। अब देखिए, ट्रांसमिशन लाइन कंडक्टर हैविंग डायमीटर कितना 19.5 mm में दिया हुआ है, ठीक। ट्रांसमिशन लाइन के कंडक्टर का डायमीटर दिया हुआ है 0.99 mm, फिर से वेट दिया है 0.85 kg पर मीटर, कोई दिक्कत नहीं, मीटर में दिया हुआ है। तो स्पैन कितना है 275 मीटर, ठीक। विंड का प्रेशर आपको दे दिया है, ठीक। प्रोजेक्टेड एरिया विथ आइस कोटिंग, अब आइस कोटिंग मतलब टी की वैल्यू कितनी आ गई है भैया 13 mm, कितनी 13 mm। अल्टीमेट स्ट्रेंथ ऑफ कंडक्टर 8000 kg, अल्टीमेट स्ट्रेंथ दिया है, कोई टेंशन नहीं, डायरेक्ट टेंशन हम निकाल लेंगे, ठीक। अल्टीमेट स्ट्रेंथ 8000 kg, कैलकुलेट मैक्सिमम सैग इफ द फैक्टर ऑफ सेफ्टी इज 2 एंड आइस वेट, ठीक, आइस वेज 910 kg पर मीटर क्यूब, वेट बाई वॉल्यूम, दैट मीन्स ये क्या है, क्या है, डेंसिटी ऑफ आइस, कोई टेंशन नहीं। तो अब देखो फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है, WL²/8T, तो WL²/8T में सबसे पहली बात तो हमको W निकालना है, ठीक। छोटी चीज क्या है, टेंशन, तो टेंशन में क्या, सिंपल फॉर्मूला अल्टीमेट स्ट्रेंथ डिवाइडेड बाय फैक्टर ऑफ सेफ्टी, तो 8000 हमारा दिया हुआ अल्टीमेट स्ट्रेंथ, 8000 पुट किया डिवाइडेड बाय 2 किया तो अल्टीमेट टेंशन आ गया। अब सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट वेट, तो वेट ऑफ आइस, तो वेट ऑफ आइस का फॉर्मूला क्या था, डेंसिटी ऑफ आइस मल्टीप्लाइड बाई क्या, ये वाला फॉर्मूला आया था ना, आया था कि नहीं आया था। आर की जगह यहां पे लेना है आपको क्या, जो हमने वहां पे लिया था क्या टी, यहां पे इसने लिया है आर, तो ये वही है, आर 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 और टी एक ही चीजें हैं, तो कंफ्यूज नहीं होना है। डेंसिटी ऑफ आइस 910 दिया हुआ है, पाई की जगह पाई की वैल्यू, आर की जगह आर की वैल्यू, आर मतलब क्या, आइस की कोटिंग, आइस की कोटिंग कितनी दी है 13, तो 13 पुट कर दिया, ठीक। मल्टीप्लाइड बाई 10⁻³ किया है, क्यों किया भाई 10⁻³, क्योंकि mm में है, आपको निकालना है किसमें, kg में निकालना है, और ये mm में दिया है, तो mm को मीटर में चेंज करना होगा, ठीक है। तो mm जब चेंज किया तो 10⁻³ उसी तरह d + 2r, सॉरी d + r है, तो d की वैल्यू मतलब कंडक्टर का डायमीटर कितना है 19.5, और आइस की कोटिंग कितनी हो रही है 13 mm की, तो 13 mm वहां पे पुट कर दिया, आपको वेट ऑफ आइस निकल गया, ठीक। उसी तरह वेट ऑफ विंड जब निकाला गया है तो प्रेशर ऑफ विंड मल्टीप्लाइड बाय प्रोजेक्टेड एरिया, तो वो क्या था d + 2t, यहाँ पे d + 2r लिया है, कोई कंफ्यूजन नहीं। d की वैल्यू पुट की, t की वैल्यू पुट की या r की वैल्यू पुट की, जो भी है वहां पे पुट करने के बाद आपको वेट ऑफ विंड निकल गया, टोटल वेट निकाल लिया, कॉमन सी बात, इजिली निकल जाएगा, कोई टेंशन नहीं, एकदम सारी वैल्यू पुट करिए आपको मिल जाएगा। टोटल वेट आ गया, एल की वैल्यू आपको गिवन है 80, पुट किया आपको आंसर मिल जाएगा, ठीक। नेक्स्ट, अनइक्वल सपोर्ट का क्वेश्चन, ठीक, ये भी आ सकता है, लेकिन एकदम अल्टीमेट जब पेपर बहुत टफ बनाएगा तो आपको अनइक्वल सपोर्ट का क्वेश्चन देगा, लेकिन छोड़ के नहीं जाना है, उसको भी प्रैक्टिस करके जाना है, एनी कंडीशन। आपको मैं लास्ट में 5 क्वेश्चन दे रहा हूं, ये पांचों क्वेश्चन आप घर पे बैठ के प्रैक्टिस करोगे, और कोई भी कंफ्यूजन होती है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, एनी टाइम आपको जवाब मिलेगा, ठीक। तो अब देखिए, जो लास्ट क्वेश्चन यहाँ पे है ये है अनइक्वल सपोर्ट का। अभी तक हम जो क्वेश्चन कर रहे थे वो क्या था, इक्वल सपोर्ट का। तो अनइक्वल सपोर्ट में क्या केस है भैया, 2 टावर होगा, दोनों टावर में का जो सपोर्ट होगा वो अनइक्वल डिस्टेंस पे होगा, है ना। तो क्वेश्चन में दिया हुआ है सब कुछ, पहले पढ़ लें, पहले क्वेश्चन अच्छे से पढ़े, और जो जो चीजें गिवन है उसको पहले नोट डाउन करें, उसके बाद ही आप क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे, अदरवाइज नहीं कर सकते हो, ठीक। ये सारे क्वेश्चन इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये तो आपके एग्जाम में आएंगे ही आएंगे, और आपके कंपटीशन एग्जाम में भी आएंगे, ठीक। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है सैग एंड स्पैन, ठीक। पूरा देखें, और जो लास्ट के जो 5 क्वेश्चन दिए हुए हैं उनको सॉल्व करने की एनी हाउ कोशिश करें घर पे बैठ के, ओके। तो देखिए, एन ओवरहेड ट्रांसमिशन लाइन कंडक्टर हैविंग पैराबोलिक कॉन्फ़िगरेशन, कितना वेट है भैया 1.925, कितना वेट है 1.925 पर मीटर लेंथ,
कोई टेंशन नहीं। ठीक, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितनी दी हुई है 2.2 सेंटीमीटर स्क्वायर, कोई टेंशन नहीं। अल्टीमेट स्ट्रेंथ 8000 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर, अल्टीमेट स्ट्रेंथ दिया हुआ है, अगर इसको हम फैक्टर ऑफ सेफ्टी से डिवाइड कर देंगे तो हमको टेंशन मिल जाएगा। ठीक, 8000 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर। तो अब आगे देखते चलिए 15 मीटर। अब आपको दिया है व्हेन इरेक्टेड सपोर्ट इज 600 मीटर अपार्ट हैविंग 15 मीटर डिफरेंस इन हाइट, 15 मीटर की हाइट है, अगर 600 मीटर। अब देखो क्वेश्चन में दिया है कि दो टावर हैं, दोनों अनइक्वल लेवल पे हैं और इनकी हाइट का डिफरेंस मतलब h की वैल्यू, h की वैल्यू कितनी दी हुई है, h की वैल्यू आपको दी हुई है 15 मीटर। ठीक, क्योंकि इनकी हाइट अलग अलग लेवल पे है। ठीक, अब दिया है क्या, पूछ रहा है डिटरमाइन द वर्टिकल सैग फ्रॉम द टॉलर ऑफ द टू सपोर्ट, मतलब जो सबसे ऊंचाई वाला टावर है उससे आपको सैग कैलकुलेट करना है। अगर फैक्टर ऑफ सेफ्टी 5 है और वायर लोडेड ड्यू टू 1 kg ऑफ आइस पर मीटर एंड नो विंड प्रेशर, वेट ऑफ आइस दिया है लेकिन कोई कौन सा, कोई प्रेशर नहीं है विंड का, सिर्फ वेट ऑफ आइस ही है। ठीक, इसके पहले वाले क्वेश्चन में वेट ऑफ आइस भी था, वेट ऑफ विंड भी था, लेकिन यहां पे सिर्फ और सिर्फ वेट ऑफ आइस है। तो इफेक्टिव वेट ऑफ कंडक्टर क्या हो जाएगा, इफेक्टिव वेट ऑफ कंडक्टर क्या हो जाएगा, क्यों, क्योंकि यहां पे 1 kg ऑफ आइस पर मीटर है। ठीक, तो 1 kg ऑफ आइस अगर पर मीटर है और वेट ऑफ कंडक्टर कितना है 1.925 kg, तो टोटल वेट कितना हो जाएगा, कंडक्टर का वेट भी नीचे की तरफ लगेगा, आइस का वेट भी नीचे की तरफ लगेगा, तो टोटल वेट कितना हो जाएगा 2.925 kg। क्लियर है। h की वैल्यू आपको दी हुई है, मतलब दोनों सैग के बीच की डिस्टेंस। ठीक, दोनों सैग के बीच की डिस्टेंस, तो यहां देख लीजिए ये वाला जो क्वेश्चन था, तो दोनों सैग के बीच की डिस्टेंस कितनी है, S1 और S2 के बीच की डिस्टेंस, या S2 माइनस S1 कितना दिया है h, तो h की वैल्यू यही, h की वैल्यू आपको वहां पे गिवन है कितनी, h की वैल्यू आपको गिवन है 15 मीटर। अलाउएबल टेंशन, ठीक, तो अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ मल्टीप्लाइड बाई क्या होगा, डिवाइडेड बाई फैक्टर ऑफ सेफ्टी। तो यहां पे अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ ना दे करके आपको दिया हुआ है क्या, क्या दिया है यहां पे अल्टीमेट स्ट्रेंथ। ठीक, इसने एक्चुअल में इसको अल्टीमेट स्ट्रेस माना है। ठीक, तो ये स्ट्रेस लेके कैलकुलेट कर रहा है, तो स्ट्रेस लेके जब कैलकुलेट करेंगे तो अब देखो 2.2 उसका क्या है 2.2 सेंटीमीटर स्क्वायर उसकी एरिया है। ये आप इसको यहाँ पे थोड़ा मिसप्रिंट है, ये अल्टीमेट स्ट्रेंथ नहीं है, ये है स्ट्रेस। ठीक, तो स्ट्रेस मल्टीप्लाइड बाय जब हम एरिया करेंगे तो एरिया क्या होगा भैया, इसकी चौड़ाई मल्टीप्लाइड बाय टोटल लंबाई जो है उसकी कितनी है 1 मीटर, और चौड़ा कितना है 2.2 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक, तो 2.2 से यहाँ पे मल्टीप्लाई किया गया, डिवाइडेड बाय फैक्टर ऑफ सेफ्टी 5। तो क्लियर रखें कि ये अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ नहीं है, ये है स्ट्रेस। ओके, तो स्ट्रेस मल्टीप्लाइड बाय एरिया डिवाइडेड बाय फैक्टर ऑफ सेफ्टी, तो आपको टेंशन मिल जाएगा। ठीक, अब दो फॉर्मूला हमको मिला था वहां पे, है ना। तो पहला फॉर्मूला था क्या L/2 माइनस TH/WL, दूसरा फॉर्मूला था x2। x1 डिस्टेंस के लिए क्या, मतलब x1 कौन सी डिस्टेंस थी, लोएस्ट टावर से पॉइंट O की डिस्टेंस, x2 थी हाईएस्ट टावर से पॉइंट O की डिस्टेंस। तो x1 की वैल्यू क्या थी L/2 माइनस TH/WL, और x2 की वैल्यू थी L/2 प्लस TH/WL। तो सबसे पहले x1 निकाला गया है ना। तो x1 जब निकालेंगे तो सब वैल्यू हमको गिवन है। L मतलब क्या, टोटल दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी है 600 मीटर, 600 मीटर पुट कर दिया, डिवाइड बाय 2। और क्या है भैया T, टेंशन कितना है 3520 पुट कर दिया। H की वैल्यू आपको गिवन है, मतलब दोनों टावर का जो हाइट का डिफरेंस है वो कितना है 15 मीटर। ठीक, उसके बाद W की वैल्यू आपको पता ही है कितना 2.925 मल्टीप्लाइड बाई L, है ना। L है कितना 600 मीटर, पुट किया सारा चीज वैल्यू, X की वैल्यू आपको मिल गई। अब ये X है कौन सा, इस वाले डायग्राम में फिर से आके देखिए, ये X आपने जो कैलकुलेट किया वो X है ये वाला X आपने कैलकुलेट कर लिया। क्यों, क्योंकि x1 की वैल्यू जो थी वो थी L/2 माइनस WL बाई जो भी था LH। यहाँ पे जो वैल्यू आई है क्या L/2 माइनस TH/WL। ठीक, ये x1 की वैल्यू आपने कैलकुलेट कर ली। ठीक, आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि हाईएस्ट टावर के बीच में, लेकिन आपने कैलकुलेट किया है क्या लोएस्ट टावर वाला। आप इस क्वेश्चन को बहुत सारे तरीके से कर सकते हो।
x1 की वैल्यू अगर आपने निकाल ली तो x2 नहीं निकाल सकते हो, क्योंकि l की वैल्यू तो आपको गिवन है। तो x2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, l माइनस x1, है ना। l की वैल्यू तो आपको 600 मीटर दी हुई है, तो l माइनस x1 अगर आप कर दोगे तो आपको x2 की वैल्यू मिल जाएगी, और उस x2 की वैल्यू को आप एक्चुअल फॉर्मूले में पुट कर दो। ठीक, तो अब देखो यहां पे क्या है, डिस्टेंस ऑफ द लोएस्ट पॉइंट ऑफ द कंडक्टर फ्रॉम द टॉलर सपोर्ट। टॉलर सपोर्ट से डिस्टेंस कितना होगा, l माइनस एक्स, तो 600 माइनस 270, तो 330 मीटर आ गया। ठीक, अब सैग का जो एक्चुअल फॉर्मूला जो ऊपर में सबसे पहले लिखा था हमने, क्या क्या, wx1 स्क्वायर बाई 2t और wx2 स्क्वायर बाई 2t, तो x2 की वैल्यू तो आपको मिल गई l माइनस एक्स 330 मीटर, वहां पे 330 मीटर पुट कर दो, आपको s2 जो टॉलर सपोर्ट से जो सैग आएगा उसकी वैल्यू आपको यहाँ पे मिल जाएगी। इजी है ना। W की वैल्यू आपको गिवन है, T आपने निकाल दिया, सारी वैल्यू पुट करो, आपको सैग की वैल्यू मिल जाएगी। अब यहाँ पे ये 5 क्वेश्चन दिए हुए हैं, ये पांचों क्वेश्चन आप बैठ के घर पे सॉल्व करें। किसी भी क्वेश्चन में अगर आपको कंफ्यूजन आ रहा है तो आप उस क्वेश्चन का नंबर डाल के नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें कि यहाँ पे हमको कंफ्यूजन है, बताया जाए, आपको जरूर बताया जाएगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग टुडेज वीडियो, है ना। तो ऐसे ही आप सारे डिस्कशन करते रहें, सारे चैप्टर पढ़े, कहीं भी कंफ्यूजन है कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, आपको तुरंत सपोर्ट मिलेगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग इलेक्ट्रिकल फॉर ऑल एंड सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियो।